Lecture number 45 part 2 Ind AS 116 that is lease payment leases। अभी तक हम लोग लीज पेमेंट के बारे में क्या जानते थे कि लीज पेमेंट इक्वल्स टू फिक्स पेमेंट्स प्लस इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट माइनस इंसेंटिव प्लस एक्सरसाइज प्राइस अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करने का वर्चुअल रियलिटी मतलब सर्टेनिटी है, प्लस अगर कुछ इमरजेंसी के है कि हाँ कि बर्बाद होने वाला है तो GRV दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन लीज पेमेंट। ओके तो ये जितना भी बात है कि फिक्स पेमेंट प्लस इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट या फिर माइनस इंसेंटिव या एक्सरसाइज प्राइस, ये सारा जो बात है ये सारा बात तो फिक्स्ड है ना कि अगर फिक्स पेमेंट होगा तो 10 लाख रुपया हर साल, इन सब्सटेंस तो कुछ फिक्स अमाउंट ही होगा कि 3 लाख रुपया, इंसेंटिव होगा तो कुछ फिक्स होगा कि 2 लाख रुपया। यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं है कितना अमाउंट आने वाला है, यहाँ सर्टेन है कि हमको पता है कि हाँ भाई इतना अमाउंट होगा, ये अमाउंट है। ओके लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वेरिएबल लीज पेमेंट के बारे में, जहाँ पे फिक्स नहीं है कि कितना अमाउंट आएगा, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट जाएगा अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ लेसी। ठीक है तो वो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट दो चीज़ के ऊपर डिपेंड किया जाता है, मतलब कोई भी लीज पेमेंट को वेरिएबल तब कहते हैं जब वो या दोनों में से कोई एक चीज़ पे डिपेंडेंट है। पहला, या तो वो वेरिएबल लीज पेमेंट इंडेक्स पे डिपेंडेंट है या फिर वो रेट पे डिपेंडेंट है। इंडेक्स और रेट क्या है भाई? इंडेक्स का कहने का मतलब है इनका CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स में CII पढ़े थे कि जो था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कि हाँ तो इनकम टैक्स में जो पढ़े थे हम लोग CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो उस दिन का उस ईयर का इन्फ्लेशन के हिसाब से अमाउंट को एडजस्ट कर देता था। वैसे ही CPI है, मतलब ये भी उस साल का, जैसे कि आज कोई सामान ले रहे हैं, आज सामान 100 रुपये का, अगला साल वो 120 रुपये का हो जाएगा, तो CPI इंडेक्स वही बताता है कि आज का वो दाम है तो अगला साल का, और अगला साल के अगर आज का दाम कुछ रुपया है तो वो बेस मान के और अगला साल का जो दाम है उस हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज CPI। रेट क्या है? रेट कहने का मतलब इसका लिबोर एक तरह का रेट है जो हम लोग इंटर में भी पढ़े थे, समथिंग। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ आएगा, हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, जो VLP है, VLP इन द सेंस वेरिएबल लीज पेमेंट जो है, इंडेक्स का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले इंडेक्स का बात करेंगे, रेट का नहीं। इंडेक्स मतलब जो CPI वाला बात है। ठीक है, CPI हम लोग CII कैसे कैलकुलेट करते थे, याद होगा तुमको कि 310 था तुम्हारा 2020 का और 371 था अगला साल का, समथिंग, जितना हमको याद नहीं है ठीक से। ठीक है, तो हम लोग अगर आज का, जैसे कि 310 आज का नहीं, हमारा 100 था 2001 का और आज हमारा चल रहा है 371 पे 20 साल के बाद, तो उस प्रॉपर्टी का दाम हम लोग कैसे आज के दाम, जैसे कि प्रॉपर्टी 2001 में खरीदे थे तो 20 साल के बाद आज उसका दाम कैसे निकालेंगे? उसको CII से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 10 लाख में खरीदे थे 2001 में, तो 10 लाख इंटू जो करंट ईयर का CII है, करंट ईयर का CII है क्या 370, और बेस ईयर 2001 का क्या था 100, तो 370 बाई 100 इंटू ये निकालेंगे तो 10 लाख हमको प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब जो आज का इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू है वो पता चल जाएगा। वैसे ही हम लोग CPI निकालते हैं। ठीक है, तो जो कैसे निकालते हैं, अभी जो हम लोग बोले 370 करंट ईयर का और 100 जो था वो बेस था, तो वैसे हम लोग CPI भी निकालते हैं। ठीक है, तो CPI का बेस क्या होता है, जो डे 1 का जो CPI होगा ना, कोई भी लिस्ट का या जो भी चीज़ का जो डे 1 का होगा वो उसको हम लोग बेस CPI मान लेंगे, और जिस साल का हमको निकालना होगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना होगा, उस साल का CPI से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक अगर लीज पेमेंट आज का लीज पेमेंट 100 रुपया है और आज का डे 1 का CPI 20 रुपया है और डे 1 CPI 20 रुपया है। ठीक है, तो करंट ईयर का CPI 20 ही रुपया हुआ क्योंकि डे 1 का CPI है। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग एक लीज ले रहे हैं। ठीक है, तो करंट ईयर का CPI है 20 रुपया। ठीक, लीज भी आज ही ले रहे हैं तो आज का डे 1 का CPI कितना 20 रुपया, तो 100 रुपया को करंट ईयर का CPI डेट इज 20 बाई बेस करेंगे, बेस क्या है वो भी 20, तो 20 बाई 20 करेंगे तो आ जाएगा 100 ही रुपया। ठीक, लेकिन इस 100 रुपये का दाम हमको 10 साल के बाद का अगर पता करना है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, तो 10 साल के बाद अगर कोई CPI होगा, जैसे कि उस साल का 10th ईयर का CPI कुछ होगा, डिवाइडेड बाय बेस क्या बनेगा, जो डे 1 का CPI था वो, तो अगर उस दिन का CPI 200 था तो 200 बाई 20 इंटू अभी का क्या पेमेंट था 100 रुपया,
तो 200 बाई 20 इंटू 100। वैसे 200 का हम लोग 100 का हम लोग निकाल देंगे उस 10th ईयर का CPI में, ठीक है। ओके, तो एक फॉर्मूला क्या बना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ सच ईयर, जिस साल का हमको एडजस्ट करना है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देना है, उसको कुछ नहीं करना होगा, जो भी लीज पेमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर का CPI डिवाइडेड बाई बेस ईयर का CPI, और बेस क्या होता है, डे 1 का CPI, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल सर दिए हुए हैं पेज नंबर तुम्हारा 30 पे, उसमें क्या है, जो इंडेक्स के ऊपर ये एग्जाम्पल है कि लीज टर्म 5 साल है, लीज पेमेंट है तुम्हारा 10 लाख पर एनम, 5 साल का टर्म है और हर साल 10,000 रुपया देना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना तो तुमको पता होगा, ये सब तो अभी तक हम नॉर्मल पढ़ रहे थे। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्यों देता है, क्योंकि जब डे 1 अकाउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए तुमको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर देता है, ठीक। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसमें वेरिएबल लीज पेमेंट को लेकर कैसे बात बोला है कि इंक्रीमेंटल क्लॉज डाला गया कि फ्रॉम 3rd ईयर बिगनिंग, 5 साल का टर्म है लेकिन फ्रॉम 3rd ईयर बिगनिंग द लीज पेमेंट विल बी इंक्रीज्ड एज पर CPI। जो 3rd ईयर का CPI होगा ना, उस हिसाब से उस साल का लीज पेमेंट बनेगा। भले ही आज हम फिक्स कर रहे हैं डे 1 की 10-10 लाख रुपया देना है तुमको 5 साल, लेकिन 3rd ईयर के बिगनिंग पे जो CPI होगा उस हिसाब से तुमको ये 10 लाख को एडजस्ट करके देना पड़ेगा हमको। तो ज़्यादा ही होगा, 10 लाख से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देंगे। तो इसका अकाउंटिंग हम लोग अब कैसे करें, नॉर्मल अकाउंटिंग तो नहीं कर सकते हैं कि डे 1 अकाउंट कर दिए ROUA to LL ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, और उसके बाद फिर नॉर्मल अकाउंटिंग। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है डे 1 की तीसरा साल CPI क्या होने वाला है। हमको तो डे 1 का CPI पता है, जो डे 1 का CPI है 100, हमको सिर्फ उतना पता है। तीसरा CPI क्या होगा तो हमको नहीं पता है, तो अब हम क्या करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, उसका एक फार्मूला सर दिए हैं कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप। टोटल 4 स्टेप है, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हम अभी बता रहे बस, अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। हाउ टू अकाउंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला स्टेप 1, डे 1 अकाउंटिंग करेंगे ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। नॉर्मल अकाउंटिंग डे 1 का जो करते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज किए एसेट और लाइबिलिटी को, और कितना वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो कर दो। अरे भाई कैसे करते हैं, हमको 3rd ईयर का तो पता ही नहीं कि कितना लीज पेमेंट होने वाला है। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये मान के चलो कि डे 1 CPI जो है ना वही अगला 5 साल रहने वाला है। ये दिमाग में रखो ही मत कि तीसरा साल चेंज होगा नहीं होगा, इट डजंट मैटर। ये अज्यूम करके चलो डे 1 कि यही CPI होने वाला है, तो उस हिसाब से तुम देखो यहाँ वर्किंग नोट 1 में जाओगे, जो हम रफ कॉपी का बता रहे हैं, वर्किंग नोट 1 देखोगे तो वहाँ पे तुमको दिख जाएगा डे 1 का हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ईयर 1 2 3 कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो कैसे निकालना है, अकॉर्डिंग टू द बेस CPI, जो हमारा बेस CPI है वैसे। अब अकॉर्डिंग टू बेस CPI कैसे निकालते हैं, अभी तुमको बताए थे ना कि अगर लीज पेमेंट 10 लाख रुपया देना है, ठीक है, और हमको CPI से एडजस्ट करना है, तो CPI से एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, लीज पेमेंट इनटू करंट ईयर CPI बाई बेस। तो करंट ईयर CPI क्या है, अभी तो जिस दिन अकाउंट कर रहे हैं उसी दिन का वही करंट ईयर है, तो उस करंट ईयर का CPI है यहाँ पे 100 दिया हुआ, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या होता है, डे 1 CPI, डे 1 CPI भी क्या है 100, तो लीज पेमेंट 10 लाख इंटू 100 बाई 100, तो 10 ही लाख आएगा। तो हर साल को तुम CPI से एडजस्ट करोगे तो हर साल सेम CPI जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि अभी यही बोले कि ये अज्यूम करके चलो कि CPI चेंज नहीं होगा, तो हर साल 10-10 लाख रुपया ही जाएगा, 10 लाख इंटू 100 बाई 100, 10 लाख बाई 100 इंटू 100 बाई 100, तो 10-10 लाख रुपया गया। तो इस हिसाब से तुमको एक प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, ये सोच के कि ये अज्यूम करके कि डे 1 CPI ही अगला 5 साल चलेगा, तो तुम डे 1 अकाउंटिंग कर सकते हो ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू LL। ओके चलो, सेकेंड तुमको स्टेप में क्या करना होगा, तुमको जस्ट बिफोर दिस चेंज, ये जो चेंज हुआ है कि हम लोग CPI चेंज कर रहे हैं, जस्ट बिफोर दिस चेंज तुमको ROU एसेट और LL का तुमको वैल्यू निकालना होगा। मतलब इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि 5 साल का एग्रीमेंट है लेकिन तीसरा साल से हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो जस्ट बिफोर तीसरा साल, जस्ट बिफोर द चेंज मतलब तीसरा साल से जस्ट पहले, दैट इज 2nd ईयर के एंड पे, इस दिन तुमको वैल्यू निकालना होगा कि ROU का एसेट का वैल्यू क्या चल रहा है बैलेंस शीट में और लीज लायबिलिटी का वैल्यू क्या चल रहा है। तो ये कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। डे 1 तुम अकाउंट किए थे प्रेजेंट वैल्यू पे, ROU एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ अगर 100 रुपया है तो इधर 80 रुपया, इधर 60 रुपया पे दिख रहा होगा 2nd ईयर एंड पे, ठीक है। और लीज लायबिलिटी को हम लोग बढ़ाते जाते हैं क्योंकि उसको फ्यूचर वैल्यू पे ले जाना है अनवाइंड करके, तो इसको अनवाइंड करते करते यहाँ पे हम लोग ले आएंगे। तो इस दिन तुमको वैल्यू पता चल जाएगा कि जस्ट बिफोर द चेंज
तुमको ROU और LL का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है। ROU का वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारा डे 1 वैल्यू था उसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, पता चल गया तुमको कि ये है वैल्यू। और तुम्हारा लीज लाइबिलिटी का कैसे पता चलेगा, LAT बना दो जस्ट बिफोर तुम्हारा चेंज, उस दिन तक का मतलब सेकंड ईयर एंड तक का तुम LAT बना दो। LAT बनाओगे तो इस दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही तुम्हारा लीज लाइबिलिटी दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, वही तुम्हारा वर्किंग नोट 2 भी है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट का मतलब जो भी हम चेंज बोल रहे हैं ना, चेंज, इसको ये लोग बोलता है रीमेजरमेंट। तो जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे LL का वैल्यू, हम लोग LAT बना देंगे। कब तक बनाएंगे, जब तक चेंज नहीं हुआ है सेकंड ईयर एंड तक। उसने का पता है क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वही तुम्हारा आएगा। परफेक्ट, हम लोग निकाल दिए। ठीक है, ये 2 स्टेप था। पहला स्टेप डे 1 अकाउंटिंग किया, बैलेंस शीट में लाया। सेकंड स्टेप चेंज होने से जस्ट पहले तक तुम अपना निकाल दिया कि ये वैल्यू है हमारे बुक्स में बिफोर चेंज। अब स्टेप 3 में तुमको निकालना होगा इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी का मतलब, इंक्रीज एंड डिक्रीज का लीज लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज लीज लाइबिलिटी में कब होगा, तब होगा। इंक्रीज डिक्रीज अब वर्ड गलत यूज कर रहे हैं हम लोग, बोलना चाहिए डिफरेंस बिटवीन न्यू लीज लाइबिलिटी एंड ओल्ड लीज लाइबिलिटी। एक तो हमारा अभी तक जो लीज लाइबिलिटी चल रहा था वो, क्योंकि हम लोग पुराना CPI पे चल रहे थे, लेकिन तीसरा साल से नया CPI आ रहा है, तो नया CPI आएगा तो उसका जो कैश फ्लो होगा अगला साल से तीसरा साल से वो अलग कैश फ्लो बनेगा, और उस अलग कैश फ्लो का अलग प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो जो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू लेके चल रहे थे और ये जो आएगा, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों में का जो डिफरेंस होगा वो तुमको निकालना होगा, और निकाल के तुमको पता करना होगा कि या तो न्यू जो लीज लाइबिलिटी है वो इंक्रीज है इन कंपैरिजन टू ओल्ड लीज लाइबिलिटी, या फिर डिक्रीज है इन कंपैरिजन टू ओल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम लोग निकालते हैं चेंज इन लीज लाइबिलिटी, दैट इज वेदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू ओल्ड लीज लाइबिलिटी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ओल्ड लीज लाइबिलिटी का तो तुमको वैल्यू पता है, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट तुमको पता है कि ओल्ड लीज लाइबिलिटी अभी हम लोग जस्ट निकालते थे, सेकंड ईयर एंड पे हम लोग निकाल दिए थे। लेकिन नया लीज लाइबिलिटी इस दिन क्या वैल्यू, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट हमको इस दिन ओल्ड लीज लाइबिलिटी कंपेयर करना होगा, तो सेम ईयर पे कंपेयर करना होगा ना। तो जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट का तो हमको ओल्ड लीज लाइबिलिटी मिला हुआ है, लेकिन इसी दिन हमको न्यू लीज लाइबिलिटी भी निकालना होगा, तभी तो हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो न्यू लीज लाइबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है, न्यू लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन। न्यू लीज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, लीज लाइबिलिटी का कैलकुलेशन क्या, लीज लाइबिलिटी क्या कैसे निकालते हैं, लीज लाइबिलिटी इस डे 1 जो रिकग्निशन करते हो कैसे करते हैं, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, तो हम लोग तीसरा साल कैश फ्लो CPI चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ तीसरा साल का एंडिंग, चौथा साल का एंडिंग और 5वां साल का एंडिंग, इसका जो कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन निकालेंगे। तो वही निकाले हम लोग, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ जो कैश फ्लो होगा वो अकॉर्डिंग टू न्यू CPI होगा। न्यू CPI कैसे निकालेंगे, लीज पेमेंट तो 10 ही लाख है, मतलब लीज पेमेंट का अमाउंट तुम लोगे 10 ही लाख रुपया, लेकिन उसको एडजस्ट करना होगा न्यू CPI से। न्यू CPI क्या है, न्यू हम लोग एडजस्ट कैसे करते हैं, लीज पेमेंट इनटू जो उस साल का करंट ईयर का जो CPI है, तो करंट ईयर का CPI जो भी नया CPI होगा वो डिवाइडेड बाय बेस CPI। बेस CPI क्या है, डे 1 का CPI डिवाइडेड बाय जो बेस CPI है, उस हिसाब से तुमको पता चल जाएगा कि उस साल का क्या है। ठीक है, तो हर साल 10-10 लाख रुपया ही होने वाला है, क्योंकि वो बोला था कि 10 ही लाख रुपया लीज पेमेंट है, लेकिन इसको आप जो CPI से एडजस्ट, जो नया CPI होगा उससे एडजस्ट करके दीजिएगा। तो सेकेंड ईयर मतलब जो भी साल का हम लोग दे रहे हैं उस साल का CPI से एडजस्ट करके देते चल जाना है, वेरी इजी। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक जगह मिस्टेक करिएगा। क्या मिस्टेक करिएगा वो हम क्वेश्चन बनाते टाइम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो 3 स्टेप हुआ। ठीक है, पहला स्टेप कि हम लोग पहले डे 1 अकाउंटिंग किए, उसके लिए ROU LL किए, डे 1 हम लोग वैल्यू निकाल दिए। स्टेप 2 में जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट, जैसे यहाँ पे स्टेप 2 में जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट हम लोग ROU और LL का वैल्यू निकालें। फिर इसके बाद स्टेप 3 में हम लोग चेंज निकालेंगे, जो इस दिन ओल्ड LL है और इसी दिन न्यू LL है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो इंक्रीज है डिक्रीज है हम लोग वो निकाल देंगे। ठीक है, अब हमको इंक्रीज डिक्रीज पता चल गया। जनरली केस में क्या होगा कि LL तुम्हारा जो नया लीज लायबिलिटी होगा दैट विल बी एक्सेस, दैट विल बी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू ओल्ड लायबिलिटी। तो जितना से भी इंक्रीज हुआ तुम्हारा लीज लायबिलिटी ना, उसको जितने से कि 100 रुपये, जैसे कि अभी तक हम लोग 5,000 पे चल रहे थे, 5,000 ओल्ड लीज लायबिलिटी था, इस दिन 5,000 दिखा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज लायबिलिटी 6,000 लीज हमारा होना चाहिए।
तो बैलेंस शीट में तो इस साल लीज लायबिलिटी 5,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू तो 6,000 होना चाहिए। तो इस लीज लायबिलिटी को हमको बढ़ाना होगा 6,000 से। तो जर्नल एंट्री क्या होता है, हमको कोई भी लीज लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो लायबिलिटी उसको बढ़ाने के लिए पहले 2LL कर देंगे। तो क्रेडिट की हम लोग लीज लायबिलिटी को 1,000 से, कि लीज लायबिलिटी 1,000 से बढ़ गया, कुछ तो डेबिट करना होगा। तो डेबिट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसेट को भी बढ़ा देंगे। अगर लीज लायबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा, और अगर लीज लायबिलिटी कम होगा, अगर डिक्रीज होता तो लीज लायबिलिटी डेबिट करते और क्रेडिट में ROU एसेट कर देते। ठीक है, तो ये तो 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जो नया ROU है और पुराना जो नया ROU है और नया LL है, बस उसका तुमको वैल्यू निकाल के दे देना है। दैट इज़ नॉट कंपलसरी, बट इट इज़ गुड फॉर आगे का जर्नल एंट्री। ठीक है, 4 स्टेप। डे 1 बिफोर रीमेजरमेंट, चेंज इन लीज लायबिलिटी, ओनली चेंज इन लीज लायबिलिटी। हम लोग ROU एसेट का हम लोग कैलकुलेशन नहीं ढूंढने जाते हैं कि क्या हो रहा है उधर वो तो इफेक्ट होता है लीज लायबिलिटी के वैल्यू के चेंज होने की वजह से। हम लोग सिर्फ लीज लायबिलिटी का चेंज देखते हैं। ठीक, और उसके बाद चौथा में हम लोग क्या कर देते हैं, आफ्टर रीमेजरमेंट, बिफोर रीमेजरमेंट, आफ्टर रीमेजरमेंट जो भी ROU है और एसेट का वैल्यू, ROU और LL का वैल्यू है वो निकालते हैं, क्योंकि आगे का जर्नल एंट्री करना होता है। ठीक है, चलो हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ये सारा बात अभी तक हम लोग कर रहे थे VLP, दैट इज वेरिएबल लीज पेमेंट विच इज बेस्ड ऑन इंडेक्स। हम लोग अभी इंडेक्स का बात कर रहे हैं, जो CPI VPI है। हम लोग अभी रेट रूट का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो पेज नंबर 30 पे देखो, सेम क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे कि लीज लायबिलिटी, लीज टर्म 5 साल का है और लीज पेमेंट 10 लाख पर एनम देना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, डे 1 CPI 100 रुपया है, और इंक्रीमेंटल क्लॉज ये बोलता है कि तीसरा साल के बिगनिंग से CPI जो भी होगा उस हिसाब से आप लीज पेमेंट को एडजस्ट करके हमको दीजिएगा। ठीक है, और CPI ईयर 3 में है 110, डे 1 CPI 100 है और ईयर 3 CPI 110 है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना है। वेरिएबल लीज पेमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारा जो लीज पेमेंट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स। ओके, ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 4 स्टेप फॉलो करना आता है। पहला स्टेप डे 1 अकाउंटिंग ROU to LL। देखो ROU to LL किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, डे 1 अकाउंटिंग, डे 1 रिकग्निशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, और प्रेजेंट वैल्यू जब निकाल रहा था तो देखो लीज पेमेंट तुम देखोगे तो उसको एडजस्ट किया है CPI से। CPI का क्वेश्चन है, लेकिन CPI से एडजस्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला करते हैं, लीज पेमेंट इनटू करंट ईयर CPI बाई बेस CPI। करंट ईयर CPI कितना है, 100 ही है, डे 1 कर रहे तो 100 ही है CPI, और डिवाइडेड बाई बेस CPI। बेस CPI क्या होता है, डे 1 CPI क्या 100, तो 100 बाई 100 की है, तो 10 लाख इंटू 100 बाई 100 दैट विल बी 10 लाख ओनली। ठीक है, अगला साल फिर करोगे, अगला साल फिर 10 लाख दोगे, लेकिन वो बोला था कि CPI से एडजस्ट करके देने के लिए, तो CPI से एडजस्ट करोगे, लेकिन सेकेंड ईयर का CPI तो तुमको नहीं पता है डे 1। तो इसी के लिए हम क्या बोले थे कि पहला जो डे 1 अकाउंटिंग करते हैं ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी बेस CPI ओनली। हमको नहीं पता कि अगले दूसरा साल क्या होगा, CPI तीसरा साल क्या होगा, इसलिए अब प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम यही सोच कर लेंगे कि बेस जो डे 1 का CPI है वैसे हम लोग निकाल देंगे। तो हर साल वैसे करके निकाल देंगे। तो देखो जो प्रेजेंट वैल्यू आया 37 लाख, वो डे 1 अकाउंटिंग कर दिए। चलो ठीक है, परफेक्ट, डे 1 अकाउंटिंग हो गया। सेकंड कैलकुलेशन क्या करते थे, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट हम लोग ROU और LL का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, ROU का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। डे 1 अकाउंटिंग माइनस डे 1 जो ROU का हम लोग कितना पे रिकग्नाइज किए थे, माइनस डेप्रिसिएशन, कितना दिन का, जब तक चेंज नहीं हो रहा है। इसमें कब चेंज हो रहा है, तीसरा साल चेंज हो रहा है, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम लोग 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जब 2 साल का तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट ऑन ईयर 2 एंड या ईयर 3 बिगनिंग, पेज 31, दैट इज जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट ROU एसेट का वैल्यू का नाम क्या है, 2274। कैसे निकाले, 37 लाख पे रिकग्नाइज किए थे, माइनस 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो ROU का तुम वैल्यू निकाल दिया। तो जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट ROU का वैल्यू निकल गया, लेकिन LL का वैल्यू निकालना है। LL का वैल्यू कैसे निकालते हैं, LAT बना दो। LAT कब तक का बनेगा, जब तक रीमेजरमेंट नहीं हुआ है। तो ऊपर जब देखोगे पेज 31 पे 1 ईयर एंड 1 और ईयर एंड 2 ही का निकाला है, क्योंकि थर्ड ईयर के बिगनिंग से तो रीमेजरमेंट हो गया है, तो उतना दिन का निकाल दो। तो क्लोजिंग देखो ईयर एंड 2 पे कितना है, 24 लाख रुपया। तो लीज लाइबिलिटी हमारा सेकेंड ईयर एंड या थर्ड जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट का वैल्यू है 24 लाख रुपया। ठीक है, डे 1 कर दिए, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट भी निकाल दिए। तीसरा हमको निकालना होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। मतलब हमको पहले डिफरेंस निकालना होगा ओल्ड लीज लाइबिलिटी और न्यू लीज लाइबिलिटी के बीच में।
क्यों निकालना होगा? तभी पता चलेगा कि न्यू लीज लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू ओल्ड लीज लाइबिलिटी। और ये चेंज हम लोग सिर्फ लीज लाइबिलिटी का निकालते हैं, आरओयू का नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ओल्ड वर्सेज न्यू। ओल्ड तो हमको पता है, ओल्ड लीज लाइबिलिटी मतलब जस्ट बिफोर डीमेजरमेंट 24 लाख रुपया है। न्यू लीज लाइबिलिटी हमको निकालना है। न्यू लीज लाइबिलिटी निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा? उसके लिए एलएटी फिर बना, एलएटी बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि अब नया सीपीआई आ रहा है जस्ट आफ्टर रीमेजरमेंट। तो उसके लिए नया सीपीआई आएगा तो प्रेजेंट वैल्यू तुमको निकालना होगा। तो जब निकालोगे, देखो वर्किंग नोट 1 पेज नंबर 32, रिवाइज लीज लाइबिलिटी, दैट इज चेंज इज लीज लाइबिलिटी आर हैपनिंग फ्रॉम ईयर 3 विच इज ड्यू टू चेंज इन सीपीआई। ओके, लीज रेंटल निकाल रहे हो, तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जस्ट आफ्टर रीमेजरमेंट, क्योंकि तभी तो अगला चौथा साल कुछ पेमेंट आएगा, पांचवा साल कुछ आएगा, 6th ईयर कुछ पेमेंट आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू तुमको रिकग्नाइज करना होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तभी तो तुम आज कंपेयर कर पाओगे। आज का 3rd ईयर के बिगनिंग में प्रेजेंट वैल्यू न्यू लीज लाइबिलिटी का और 3rd ईयर के बिगनिंग में ओल्ड लीज लाइबिलिटी का, तभी तो कंपेयर होगा। तो इस दिन तुमको 3rd ईयर के बिगनिंग में प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालोगे? ईयर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। लीज रेंटल जब तुम निकाल रहे होगे तो उस टाइम तुमको नया सीपीआई लेना होगा। नया सीपीआई कैसे आएगा? जो लीज रेंटल हम लोग फिक्स किए थे 10 लाख रुपया इनटू जो न्यू सीपीआई, कोई भी सीपीआई से हमको एडजस्ट करने के लिए क्या करना होता है? लीज रेंटल इनटू करंट ईयर सीपीआई बाई बेस। यहाँ पे करंट ईयर सीपीआई क्या हो गया? अब 110 हो गया है, तो 110 डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या होता है? डे 1 सीपीआई। तो 110 बाई 100 इंटू 10 लाख कितना होता है? 11 लाख रुपया, ठीक है। तो ईयर 3 में 11 लाख जाएगा, ईयर 4 में कितना जाएगा? वो भी 11 ही लाख जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख इंटू 110 बाई 100 ही होगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगला हर साल सिर्फ 110 ही सीपीआई होने वाला है, तो उतना ही सब लोग मल्टीप्लाई करके चल जाएंगे। अगर दूसरा चौथा साल का अलग सीपीआई होगा तो उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके देंगे। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। लेकिन वो भी जब दूसरा, अगर जैसे कि दूसरा साल का 4th ईयर का अगर सीपीआई बोला हुआ है कि 200 है, तो हम लोग 200 बाई 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 लाख से कि 11 लाख से? 10 लाख से करेंगे, क्योंकि वो हमारा करेंट, वो वही हमारा लीज फिक्स हुआ था, हम लोग उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स में जो ईयर 2001 में जो वैल्यू था उसको हम लोग एडजस्ट करते थे ना, आगे क्या हो रहा है उससे तो हमको मतलब नहीं था, समझे? ओके, तो ये तो तुम समझ जाएगा कि लीज रेंटल का अमाउंट तुम निकाल देगा डिस्काउंटिंग। लेकिन जब डिस्काउंटिंग फैक्टर में आएगा तो वहाँ तुम गलती कर देगा। तुमको जब अभी समरी बता रहे थे स्टार्टिंग में ही, तो बोल रहे थे कि जब ये वाला काम करोगे ना, कि जब न्यू सीपीआई न्यू एलएल निकालोगे तो वहाँ एक मिस्टेक करोगे। क्या? ये वाला सीपीआई से तो तुम मल्टीप्लाई करके लीज रेंटल निकाल दोगे, सारा वैल्यू निकाल दोगे, लेकिन जब डिस्काउंटिंग फैक्टर में आओगे ना वहाँ मिस्टेक करोगे। क्या? तुम बोलोगे कि ईयर 3 है, तो ईयर 3 को हम लोग, ईयर 3 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 जो हम लोग करते हैं 1 डिवाइडेड बाई रेट क्या है? 10%, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल इक्वल इक्वल, 3 बार इक्वल करेंगे तो तीसरा साल का जो हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो मिल जाएगा, डेट इज 0.751। भाई उसको 0.75 नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है? अरे मेरे भाई ये नया सीपीआई है और हमको 3rd ईयर की बिगनिंग पे हमको निकालना है। हम लोग 0.751 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग डे 1 ईयर 1 पे हम लोग जब निकाल रहे होते प्रेजेंट वैल्यू। हम तो यहाँ ईयर 3 पे निकाल रहे हैं ना, तो ईयर 3 पे ये हमारा 3rd ईयर थोड़ी, तो हमारा डे 1 ही है, ईयर 1 है हमारा। तो ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 1/1.1 इक्वल, बस एक बार, दैट इज 0.909। वहाँ तुम मिक्स कर जाओगे, इसीलिए याद रखना। देखो इसलिए रेट से भी लिखे हैं और कनेक्ट भी किए डिस्काउंटिंग फैक्टर को ईयर से। ईयर 3 एक्चुअल में ईयर 3 है, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के तो ईयर 1 है वो, समझे? तो वैसे वैसे करके निकाल दोगे, ठीक है। तो जब ये करोगे तो तुमको नया लीज लाइबिलिटी का तुमको वैल्यू पता चल जाएगा। तो नया लीज लाइबिलिटी का तुम वैल्यू निकाल दिए, डे 1 तुम निकाल दिए, बिफोर रीमेजरमेंट निकाल दिए। अब तुम निकाल रहे थे क्या? तुम निकाल रहे थे कि चेंज क्या हो रहा है ओल्ड वर्सेज न्यू में। ओल्ड लीज लाइबिलिटी तुमको पता है, अभी जस्ट निकाले थे स्टेप 2 में, ओल्ड लीज लाइबिलिटी 24 लाख है, न्यू लीज लाइबिलिटी तुम्हारा अभी निकाले तो आया 27 लाख। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 2,48,000 का। तो ये न्यू लीज लाइबिलिटी इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। तो इंक्रीज है तो हमको लीज लाइबिलिटी को अभी इंक्रीज करना होगा। अभी तक 24 लाख पे दिख रहा था, अब हमको उसको 27 लाख पे दिखाना है लीज लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटी को बनाने के लिए टू लीज लाइबिलिटी और डेबिट आरओयू एसेट, तो दोनों को हम लोग कर दिए। देखो रेड पेन से आरओयू एसेट लिखे हैं, परफेक्ट। ईयर 3 बिगनिंग पे देखो एंट्री दिए हुए हैं, परफेक्ट, समझ में आ गया। तो 3 चीज़ हम लोग निकाल दिए। चौथा में हमको क्या करना होता था? जस्ट आफ्टर रीमेजरमेंट हमको आरओयू ए और एलएल का वैल्यू निकालना होता था। तो आरओयू और एलएल का वैल्यू कैसे निकालें? आरओयू का वैल्यू आया, हम लोग जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट आरओ का वैल्यू था 22 लाख रुपया,
लेकिन अब हम लोग ROU को भी डेबिट भी किए थे, तो ROU उतना से बढ़ा, कितना से बढ़ा, 2,48,000 से। नया ROU कितना आ गया, 25 लाख रुपया। और नया LL कितना है, नया LL तुम्हारा 27 लाख रुपया है, जस्ट अभी तुम LAT से निकाला था स्टेप 3 में। तो तुमको स्टेप 4 में आ गया जो जस्ट आफ्टर रीमेजरमेंट ROU और LL का वैल्यू। तुम बोलेगा कि भाई इसका क्या जरूरत था। इसका जरूरत इसलिए था ये आगे के एंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि आगे का जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो नया वैल्यू पे लगेगा ROU या एक्सेकेट पे, तो ये नया वैल्यू तुमको पता चल गया। और जो लीज लाइबिलिटी का जो अनवाइंडिंग करोगे, जो LAT बनाओगे, तो इस वैल्यू पे बनाओगे ना। बस परफेक्ट, समझ में आ गया। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वेरिएबल लीज पेमेंट का विच इज डिपेंडिंग अपॉन इंडेक्स, तो उसमें 4 स्टेप चलेगा। डे 1 जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट ROU और LL का वैल्यू, चेंज इन लीज लायबिलिटी दैट इज ओल्ड वर्सेस न्यू, जस्ट आफ्टर रीमेजरमेंट ROU और LL का वैल्यू। परफेक्ट, ठीक है। ये इसका समरी भी तुमको कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 32 पे, ठीक है। और रफ कॉपी भी तो हम दिए हुए हैं एकदम क्लीन से। तो ये हम लोग बात किए किसका, वेरिएबल लीज पेमेंट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडेक्स, ठीक है। हम एक और बोले थे वेरिएबल लीज पेमेंट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेट, याद आया? हाँ, इंडेक्स का बात हो गया, रेट का भी बात करते हैं। बाप रे बाप, अभी इतना सारा स्टेप पड़ेगा, बहुत सारा स्टेप होगा। अरे नहीं, दोनों में वेरिएबल लीज पेमेंट का चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे इंडेक्स का हो या रेट का हो, दोनों में स्टेप्स एकदम सेम है। स्टेप 1 डे 1, उसके बाद स्टेप 2 में तुम्हारा बिफोर रीमेजरमेंट, स्टेप 3 में चेंज, स्टेप 4 में आफ्टर रीमेजरमेंट। बस यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई। सेम ही क्वेश्चन है तो पढ़ा कह रहा है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है बताते हैं, क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 33 किसको लेके है, VLP फॉर इंडेक्स, VLP फॉर रेट। लीज टर्म 5 साल, लीज पेमेंट 10 लाख पर एनम, और डिस्काउंटिंग फैक्टर है तुम्हारा 10%। ओके, ठीक है। इसमें क्लॉज क्या दिया, इंक्रीमेंटल क्लॉज क्या है कि जो भी हमारा पेमेंट होगा वो इट विल डिपेंड अपॉन लिबोर। लिबोर क्या है, रेट, ठीक है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। लिबोर दिया हुआ है, डे 1 लिबोर है 5% और सेकेंड ईयर का लिबोर है 8%। इंक्रीमेंटल क्लॉज बोल रहा है कि सेकेंड ईयर से हमारा सेकेंड ईयर से लिबोर से तुम एडजस्ट करके हमको अमाउंट देना। ये वाला पहले ही वाला क्वेश्चन में ईयर 3 से हम लोग CPI को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन बोल रहा है कि लिबोर सेकेंड ईयर से एडजस्ट करके दो। ठीक है, दे देते हैं। VLP का क्वेश्चन है तो 4 स्टेप। डे 1 अकाउंटिंग, डे 1 अकाउंटिंग करेंगे पहला तो ROU टू LL, और इसका वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग लीज पेमेंट लेंगे दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन, हमको तो नहीं पता डे 1 की लिबोर क्या होने वाला है सेकंड ईयर पे, तो हम लोग यही एज्यूम करके चलेंगे कि जो लिबोर डे 1 है वही अगला 5 साल रहने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो 5 साल का तुम निकाल दोगे, लीज रेंटल निकल गया तुम्हारा, और डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के तुम निकाल देगा प्रेजेंट वैल्यू। ईजी नहीं, ईजी है लेकिन डिफरेंस आ गया इसमें। क्या आ गया डिफरेंस, देख मेरे भाई, तुमको याद होगा जब तुम पेज नंबर 30 पे था, तो जब डे 1 अकाउंटिंग किया था तो लीज रेंटल को हर साल 1 2 3 4 में 10 लाख इंटू 100/100 इंटू 100/100 इंटू 100/100 कर रहे थे, यही सोच के कि सेम CPI है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तुम आओगे तब जब लीज रेंटल निकाल रहे हो, वो देखो कैसे निकल रहा है। पहला साल तो 10 ही लाख रुपया गया है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर 10 लाख इंटू 1.05 हो रहा है, क्योंकि लिबोर 5% लग रहा है, मतलब लिबोर स्टार्टिंग से ही 5% है, ठीक है। तो डे 1 ईयर 1 में हम लोग लिबोर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में लिबोर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई? ऐसा हो सकता है कि ये जो लिबोर जो लगने वाला है वो अगला साल से लगेगा, ठीक है। मतलब हम लोग पेमेंट कब देते हैं, हम लोग पेमेंट देंगे ईयर एंड पे, मतलब ईयर एंड 1 पे। ईयर एंड पहला साल के एंड पे जो हम लोग पेमेंट देंगे वो तो लिबोर से एडजस्टेड ही होगा, सेकेंड ईयर में हमको लिबोर से एडजस्ट करना होगा ना, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि हम लोग पेमेंट अगर ईयर डे 1 दे रहे हैं, ईयर 1 के बिगनिंग में ही दे रहे हैं, तो इस पहला वाला पेमेंट को भी लिबोर से एडजस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ हमको मान के चल रहे हैं कि ईयर एंड पे हम लोग पेमेंट देंगे, ठीक है। तो पहला साल हम लोग 10 लाख दिए, अगला साल 10 लाख इंटू 1.05 जो लिबोर है, तो 10,50,000 आ गया, ठीक है। लेकिन जब ईयर 3 में आओगे तो फिर 10,50,000 नहीं आएगा,
जैसे कि जस्ट इससे पहले हम लोग अपना इंडेक्स वाला क्वेश्चन में हर साल 10-10 लाख आ रहा था, क्योंकि सेम हम 10 लाख को मल्टीप्लाई कर रहे थे सीपीआई के हिसाब से। लेकिन लिबोर का मतलब क्या था, उतना से तुमको कंपाउंड करना है। अगर सेकेंड ईयर में 10,50,000 है तो थर्ड ईयर में 10,50,000 इंटू 1.05, चौथा में 11,02,000 इंटू 1.05, वो कंपाउंड होते जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स वाला क्वेश्चन और लिबोर वाला क्वेश्चन। लिबोर वाला जैसे क्वेश्चन आएगा तो जो लीज रेंटल होगा वो कंपाउंड होता जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तुम्हारा। इंडेक्स में तुमको सीपीआई से एडजस्ट करना होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ कंपाउंडिंग नहीं होता है कि 10 लाख इंटू 100/100 किए तो अगर 120/100 किए तो अगला साल जो अमाउंट आया उसको तुम फिर से एडजस्ट करने लग जाएगा। नहीं, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता है, लेकिन लिबोर में कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो समझ लेना, ठीक। चलो, ये डिफरेंस एक तरीके से, ओके। तो तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, स्टेप 1 तुम्हारा बन गया, डे 1 अकाउंटिंग। स्टेप 2 में क्या, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट तुमको LAT ROU का वैल्यू निकालना होता है। तो ROU का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट तुमको उतना दिन का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा डे 1 के वैल्यू से। तो इसमें तो सेकेंड ईयर की बिगनिंग में ही हम लोग रीमेजरमेंट कर रहे हैं, तो एक ही साल का हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो उतना माइनस करके ROU का निकाल जाएगा। LL कैसे निकालेंगे, LL का वैल्यू निकालने के LAT बनाते हैं जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट तक का। ये सेकेंड ईयर की बिगनिंग में ही हम लोग काम कर रहे हैं, रीमेजरमेंट हो रहा है, तो सिर्फ एक साल का हम लोगों को टिल ईयर 1 एंड हम लोग LAT बनाएंगे। निकाल दिए तो हमको पता चला कि LL का वैल्यू है 35 लाख रुपया और हमारा ROU का वैल्यू है जस्ट बिफोर रीमेजरमेंट 33 लाख रुपया, ठीक है। 2 स्टेप हो गया, डे 1 बिफोर रीमेजरमेंट। अब चेंज इन LL, ओल्ड LL वर्सेज न्यू LL। ओल्ड LL तो पता है 35 लाख रुपया, न्यू LL निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से हमको नया लीज लायबिलिटी हमको चाहिए। लीज लायबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो हमको ईयर 2 के बिगनिंग में हम लोग नया लिबोर मल्टीप्लाई, तो नया लिबोर आ रहा है, तो अब यहाँ ईयर 2 से लेकर ईयर 5 तक का जो भी हम लोग करना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना होगा सेकेंड ईयर के बिगनिंग में। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में जो डे 1 है ईयर 2 का, उस दिन हमको न्यू LL का वैल्यू निकालना है, तभी उसको ओल्ड LL के वैल्यू से हम कंपेयर कर पाएंगे, अदर इंक्रीज डिक्रीज निकलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो पेज नंबर तुम्हारा 35 पे दिया हुआ है। तो देखो, जब लीज पेमेंट निकालोगे कैसे निकाल रहा है, जो भी अमाउंट था जस्ट 10 लाख रुपया था, जस्ट प्रीवियस अमाउंट था, उससे तुमको लिबोर को मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है मेरे भाई। कंपाउंडिंग में हमको प्रीवियस अमाउंट चाहिए, तो तभी तो 10 लाख होगा। पहला साल 10 लाख, तो उसको हम मल्टीप्लाई किए 1.5 से, तो अगला साल पता चला 10,50,000। अब ये 10,50,000 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पहला साल का वो यहाँ आ रहा है ना। तो हम लोग इसमें ऐसा, हम लोग उसमें इंडेक्स में नहीं करते थे, उसमें जो भी हम बोले थे तुमको याद होगा कि जो भी पैसा होगा, जो 10 लाख रुपया, तो हर साल 10 लाख से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ हर साल 10 लाख से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो 10 लाख चेंज होता जा रहा है, हर साल का लीज पेमेंट चेंज हो रहा है, वो कंपाउंडिंग पे आ रहा है। तो इस टाइम जो हम लोग नया लिबोर से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रीवियस पेमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि जो कांस्टेंट अमाउंट था उससे नहीं, ठीक है। इसी के लिए एग्जांपल भी थे इंडेक्स वाला में, इनकम टैक्स को लेके कि 2001 में 10 लाख वैल्यू था, तो 10 लाख को सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 साल के बाद का अति से एडजस्ट करने के लिए। इस साल बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब रेट का बात कर रहे हैं, लिबोर का बात कर रहे हैं, तो हर साल का हमको अति से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया, ठीक है। तो कर तो दोगे तुम, कर दिए, नया निकाल दिए तुम नया लिबोर से, लेकिन फिर एक जगह मिस्टेक कर दोगे जो उस टाइम कर रहे थे। क्या, जब डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाओगे तो तुम सोचोगे ईयर 2 बिगनिंग है, तो 1/1.1 इक्वल 2 बार कर दोगे, क्योंकि सेकेंड ईयर है। अरे मेरे भाई, सेकेंड ईयर तब होता, सेकेंड ईयर का इंडेक्स तब, डिस्काउंटिंग फैक्टर तब लेते हैं जब हम लोग डे 1 इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू तो सेकेंड ईयर की बिगनिंग में निकाल रहे हैं, तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग तो डे 1 है ना, ईयर 1 है, ठीक है। तो ऐसे निकाल दिए, तो नया लीज लायबिलिटी का वैल्यू तुमको पता चल गया 38 लाख रुपया। स्टेप 2 में पता चला था ओल्ड लीज लायबिलिटी का वैल्यू 35 लाख। स्टेप 3 में नया लीज लायबिलिटी का वैल्यू है तुम्हारा 38 लाख। तो इंक्रीज डिक्रीज निकाल दिए, तो पता चला लीज लायबिलिटी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है कितना से, 2,54,000 से। 2,54,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा था, लायबिलिटी को इंक्रीज करो 2LL और ROU डेबिट, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में तुमको नया आफ्टर रिमेजरमेंट वैल्यू निकालना है। आफ्टर रिमेजरमेंट निकाल दिए। क्यों निकालते हो, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर तुमको आगे का डेप्रिसिएशन और LL का तुमको अति निकालना है। आ गया समझ में, परफेक्ट।
तो इंडेक्स और रेट दोनों का अकाउंटिंग सेम होता है, बस एक डिफरेंस है जो समरी बना के सर पेज 35 पे दिए हैं। व्हेन इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी इज ड्यू टू इंडेक्स, अगर इंडेक्स की वजह से अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग कंपाउंडिंग नहीं करते हैं। उस टाइम जब इंडेक्स का बात होगा तो उसमें कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेट का कर रहे हैं तो हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, आया समझ में? खत्म, बाय बाय।